क्या आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? टीजीटी की, पीजीटी की, पीआरटी की, और आपके आगे जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप भटकाव की स्थिति में हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कोई पेड कोर्स ले लें और आखिरकार क्या करें। तो आज हम आपकी इस समस्या पर बात करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बात यह आती है कि जैसे ही शिक्षक भर्ती की बात होती है, एक चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बना हुआ है, जैसा कि एक कमेंट में बात कर रहा था बच्चा कि शिक्षक बनना गुनाह हो गया है, टीचर तो हम अगले जन्म में ही बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है। देखिए, कंपटीशन हाई है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको भी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। अब जब कंपटीशन हाई है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आगे दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि आप सेल्फ स्टडी करें और दूसरा ये कि भेड़चाल। अब भेड़चाल में क्या होता है भाई, आप अगर स्वयं की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कई बार आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके परिवार वाले होते हैं, वो कह देते हैं कि दूसरे का बच्चा जो है वो कोचिंग कर रहा है या अमुक कोर्स अच्छा है, वो पेड कोर्स अच्छा है। देखिए, मैं तो पेड कोर्स के बहुत ही खिलाफ रहता हूं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप लोग, कई लोग हमें भी कमेंट करके कहते हैं कि सर आप कोचिंग पढ़ा दीजिए, आप कोर्स करा दीजिए। तो भाई हम कहते हैं कि हम कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचते, हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाते, हम केवल आपको गाइड करते हैं। तब वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप किसी और टीचर के बारे में बता दीजिए जो हमको पढ़ा सके। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा क्राइटेरिया क्या है कि आप पता कर सको ये क्लास सही है या गलत है। तो जैसे ही हम भेड़चाल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, या तो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में जाता है या वो किसी भी पेड कोर्स वाली ऑनलाइन में जाता है, और वहां भी क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कई बार तो ये होता है कि आपने कोचिंग कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब आप कैसे तय करो ये सही है नहीं सही है। ये तो तभी होता है जब आप एग्जाम देते हो और पता लगा आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो, और फेल होने के बाद आप सर पकड़ लेते हो, बोले अब क्या हुआ, बोले ये कोर्स ही काम नहीं आया। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेड कोर्स लिए हैं और आपको कंपटीशन दिया है, वो भी फेल हुए हैं। तो आखिरकार क्या कारण है कि जो ये भेड़चाल बनी हुई है कि हमको पेड कोर्स खरीदना ही खरीदना है, तभी हमारी सफलता सुनिश्चित होगी, अन्यथा हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। और अगर आप क्या नाम है अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको सेल्फ डाउट आ जा रहा है, खुद पे ही समस्या आ जा रही है कि पता लगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा दोस्त तो जो है वो पेड कोर्स ले रहा है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, आप कैसे इस चीज को पहले ही मूल्यांकन कर लेंगे, पहले ही आकलन कर लेंगे कि ये कोर्स हमारे लिए सही है या नहीं है। बहुत आसान तरीका है। मान के चलिए आपने पीआरटी का कोई भी कोर्स बाई कर लिया या पेड कोर्स ले लिया। लेने के बाद आप क्या करो, उस कोर्स की 2-4 वीडियो देखने के बाद, जो भी आपको डेमो मिली हैं या आपको मिल गई हैं, आप ये देखो कि जो उस एग्जाम में, जिस एग्जाम का आपने कोर्स लिया है, उस एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ज्ञान स्तर के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के और एनालिसिस लेवल के। तो आप ये देखो कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं, क्या वो बनने हैं या वो नहीं बनने हैं। अगर आपने जो कोर्स लिया है उसको पढ़ने के बाद या उसकी वीडियो देखने के बाद अगर एनालिसिस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनने हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन नहीं बनने हैं, तो वो पढ़ाया हुआ मटेरियल कैसा है, गलत है, या वो आपके काम का नहीं है। क्योंकि होता क्या है, अकॉर्डिंग परीक्षा के पढ़ाना या किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाना बहुत टफ काम होता है, और अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना या बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाना आसान काम होता है। तो ये तो आप पता लगा लोगे कि अगर बोधगम्यता वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। बोधगम्यता वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, चिंतन लेवल के क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे कि बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा, आप कहते हो कि आप बाबर ने जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में लड़ा था, तो ये ज्ञान स्तर का क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि बाबर ने पानीपत से पहले भी युद्ध लड़े थे, उनके परिणाम विपरीत आए थे, उनमें हारा था, पर ऐसा क्या हुआ कि पानीपत के युद्ध में वो जीत गया और यहां परिणाम उसके अनुकूल आया, इसका क्या कारण था। तो इसका जो कारण होगा वो क्वेश्चन आपका बोधगम्यता और अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा। अब मैं आपको पूछता हूं कि यहां पे ऐसी कौन कौन सी लड़ाइयां हैं कि उसको क्रमबद्ध करिए, लड़ाइयों को क्रमबद्ध करिए, और किसके अकॉर्डिंग, उसके काल क्रम के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका किस में आ गया, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में आ गया। और मैं अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता हूं
कि बाबर जो है क्या ऐसे कारण थे कि उसको इंडिया आना पड़ा, तो ये थोड़ा सा चिंतन लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने जो भी पेड कोर्स लिया है या आप जो भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ से आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं चिंतन स्तर के, बोध स्तर के, तो बात ठीक है, फिर आपकी कोचिंग ठीक है। और आपके अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपकी कोचिंग बेकार है। अब आप क्या करेंगे भाई, मान के चलिए अगर क्वेश्चन बने तो बात सही है, और क्वेश्चन नहीं बने फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप अपने टीचर को घेरो और कहो कि भाई सर जी इस तरीके के आप हमको नोट्स बनाइए, इस तरीके का हमको पढ़ाइए, किस तरीके का पढ़ाइए कि हमारे क्वेश्चन बन जाए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है आप स्वयं सेल्फ स्टडी करें। हालांकि ये तरीका आपने पहले भी अपनाया था सेल्फ स्टडी का, फिर बात नहीं बनी, तो यहाँ पे कैसे बनेगी सेल्फ स्टडी से? तो भाई पहला वाला ऑप्शन तो टीचर नहीं मानने वाला, क्योंकि टीचर ने जो एक बार नोट्स बना लिया वही 4-5 साल तक पढ़ाते रहते हैं, कुछ चेंज तो करते नहीं है, तो वो आपकी बात क्यों सुने? वो आपके अकॉर्डिंग क्यों परिवर्तन करें अपने आप में? तो वो तो कहेगा भाई पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब दूसरा तरीका बचता है आपके पास सेल्फ स्टडी के द्वारा। अब आप कहोगे सर हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है? जो हमारा टीचर है उससे तो बात बन नहीं रही है, जब उसके पढ़ाई हुई चीज़ों से जो हमारे चिंतन लेवल के क्वेश्चन हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो सर ये बताइए हम स्वयं की सेल्फ स्टडी से कैसे बना लेंगे? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बना लोगे, आपसे बनेंगे। और उसके क्यों बनेंगे? वो सेल्फ स्टडी नहीं होगी, वो क्या होगी? आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। एक होता है सेल्फ स्टडी और एक होता है स्मार्ट स्टडी। तो इन दोनों में अंतर यह होता है सेल्फ स्टडी भी स्वयं के द्वारा करी जाती है, स्मार्ट स्टडी भी स्वयं के द्वारा करी जाती है, पर जो स्मार्ट स्टडी होती है उसमें एक चीज बढ़ जाती है, वो होता है आपका होमवर्क। क्या होता है? स्टडी करने से पहले होमवर्क होता है और होमवर्क के बाद नोट्स बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है कि आप जब स्मार्ट स्टडी करते हो विद होमवर्क, क्या करते हो? विद होमवर्क। भाई सीबीआई में और अन्य जांच एजेंसियों में क्या अंतर है? सीबीआई होमवर्क करती है, या अन्य जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो क्या करती हैं? होमवर्क करती हैं और अपना रिजल्ट निकाल लेती हैं। तो स्मार्ट स्टडी में आपको क्या करना है? होमवर्क करना है और फिर बनाना है नोट्स। और जब आप होमवर्क के साथ नोट्स बनाओगे तब आपको रुचि भी डेवलप होगी, आपको मजा भी आएगा, और सबसे अच्छी बात जो है आपको समय का पता नहीं लगेगा और आपका फोकस भी बना रहेगा। भाई प्रॉब्लम तो आपकी यही है, आपका फोकस नहीं बनने आए, 2 मिनट में ही मन इधर भाग जा रहा है, फिर कभी इधर भाग जा रहा है, कभी इधर भाग जा रहा है, क्योंकि महान तो आप लोग भी काफ़ी हो, आपका ब्लूटूथ भी खुला हुआ है, आपका हॉटस्पॉट भी खुला हुआ है और आपका वाईफाई भी खुला हुआ है। यहाँ बात हम मोबाइल की नहीं कर रहे, वो आपको पता है क्या बात चल रही है। तो इस तरीके से जो फोकस टूटा है उसका रीजन तो यही है कि आपने सारी डिवाइस ऑन कर रखी हैं। तो जब आप विद होमवर्क नोट्स बनाओगे तब आपका फोकस जो है पूरी तरीके से क्या आ जाएगा? पढ़ाई पे आ जाएगा। क्योंकि रील्स के ज़माने में जो आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप 15 सेकंड भी किसी को नहीं झेल पाते। अगर उस 15 सेकंड में आपके काम की चीज़ है तो आप देखते हो, वरना आप कुछ ही सेकंड में डिसाइड कर लेते हो ये आपके काम की है या नहीं है। तो अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि वो क्या तरीका है कि आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी को, आपको प्रॉब्लम क्या थी? आप सेल्फ स्टडी कर रहे, बात नहीं बन रही थी, अब आप अपनी करेंगे स्मार्ट स्टडी, और वो भी आप होमवर्क करेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो आखिरकार आप कैसे करेंगे? तो इसका एक वैज्ञानिक तरीका है। क्या होता है? वैज्ञानिक तरीका है, जो आपको जब आप बीएड कर रहे थे या आप बीटीसी कर रहे थे, आप डीएलएड कर रहे थे, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाया भी गया था, आपको सिखाया भी गया था और आपको प्रैक्टिकल भी कराया गया था। बस फर्क इतना था कि उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने ध्यान दिया वो तरीका ये समझ गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो भी एग्जाम बन रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनको कौन बना रहा है? उनको एग्जामिनर बना रहा है। एक चीज क्लियर हो गई। तो भाई क्या वो एग्जामिनर अपने मन से बना रहा है या उसके लिए भी कोई ऐसी संहिता लिखी गई है, कोई ऐसा संविधान लिखा हुआ है, या कोई ऐसी रूल्स की बुक लिखी गई है, या उसके लिए कोई ऐसा लिटरेचर लिखा गया है कि उससे जिसके अकॉर्डिंग उसको पेपर बनाना है, या वो अपने मन से बनाएगा? तो भाई उसके लिए भी रूल और रेगुलेशन की एक बुक बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग वो उस पेपर को बनाता है। आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या में जो फंसते हो वो ये फंसते हो, आपको लगता है कि हमारा सामना विषय से है। आपका सामना विषय से नहीं है, आपका सामना एग्जामिनर से। विषय तो वो ही है, कॉन्सेप्ट तो वो ही है, पेपर को डिजाइन कौन कर रहा है?
क्वेश्चन को डिजाइन कौन कर रहा है? क्वेश्चन को डिजाइन एग्जामिनर कर रहा है। आपका सामना किससे? एग्जामिनर से। पता लगा वही कॉन्सेप्ट था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया, क्वेश्चन इस तरीके का बनाया कि आप वहां पर धोखा खा गए बहुत आसानी से। तो इन सब चीज़ों का कि कैसे करके हम सेल्फ स्टडी करें, कैसे करके हम स्मार्ट स्टडी करें, कैसे हम होमवर्क करें और ये सब क्या करें, इसका भी एक तरीका है जो आपको बताया गया था। अब बात यह है कि आपने बीएड के दौरान सीखा, नहीं सीखा, तो अब आप सीख लीजिए। अगर सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा तो आप यहाँ पे अब सीख लीजिए। भाई कोई नोटिफिकेशन है नहीं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं होगा, तो कम से कम आप यही तरीका सीख लीजिए। और उस तरीके में भी जो सबसे पहले तरीका सीखना है वो ये सीखना है कि आखिरकार आकलन और मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन, भाई आपको केवल 4 चीजें सीखना है। भाई कुछ लोगों ने बीएड के दौरान, बीटीसी के दौरान, डीएलएड के दौरान या बीएलएड के दौरान हो सकता है सीख लिया हो, तो वो उस चीज को समझ सकते हैं। पर जो नहीं सीख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, तो भाई वो अब आके समझ लो, अभी भी समय है। तभी तो आप देख रहे हो कि आखिरकार हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग है आपको साथ में लेकर चलती हैं, बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान दी जा रही है, आपकी काउंसलिंग करी जा रही है। आखिरकार फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर भी आपका एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा? उसका कारण ये है कि आप ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं किस पर? कोचिंग पर। आप ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं पेड कोर्स पर, आप ज़्यादा डिपेंड हो गए नोट्स पर, आप ज़्यादा डिपेंड हो गए किसी एक टीचर पर, आप ज़्यादा डिपेंड हो गए किसी एक संस्था पर जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया है। और जैसे जैसे वो आपको बता रहा है वैसे वैसे आप कर रहे हो। और यहां सब कुछ हुआ क्या? ये सब करने में यह हुआ कि आपने लर्निंग खत्म कर दी। क्योंकि अगर आप अधिगम की पहली परिभाषा देखें तो क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। अधिगम होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? अनुभव। क्या है? अनुभव। अधिगम में क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन होता है। व्यवहार परिवर्तन होता है, आपका व्यवहार परिवर्तन होता है, आप चीजें सीखते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका अनुभव। और यहां तो आपको अनुभव मिल ही नहीं रहा है क्योंकि आप जो है लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप पे कुछ मटेरियल थोपा जा रहा है। तो भाई जब तक लर्निंग नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज को नहीं सीख पाओगे, किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आखिरकार आप उसका अनुभव कैसे करें, आप उसकी लर्निंग कैसे करें? तो इसका तरीका सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 चीजें क्लियर करना पड़ेंगी, जिसमें पहली है आकलन और मूल्यांकन। आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसकी भी तो कोई किताब होगी, उसका भी तो कोई ऐसा रेगुलेशन की बुक होगी कि इतने क्वेश्चन ज्ञान स्तर के, इतने क्वेश्चन बोध स्तर के कैसे पढ़ें। तो हाँ, उसकी भी किताब है। जैसे भाई आपसे मैं कहूं कि आपको किसी को मन को समझना है, जैसे आपसे भी कहा जाए कि भाई आपको किसी के मन को समझना है, तब आप कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे? आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको रसायनों को समझना है तो आप कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे? आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको भौतिक को समझना है, पदार्थ को समझना है, तो आप भौतिक विज्ञान समझेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको वनस्पतियों को समझना है, तब आप वनस्पति विज्ञान समझेंगे। ऐसे ही अगर आपको एग्जामिनर को समझना है और उसके पेपर बनाने के तरीके को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, तो जो बीएड में भी ये बुक रही है और बीटीसी में भी रही है, इस बुक का नाम है आकलन और मूल्यांकन। इस किताब का पूरा नाम होता है अधिगम के लिए आकलन। अगर आपने बीएड, बीटीसी और डीएलएड कराओ तो इस किताब ये आपकी आंखों के सामने से गुजरी होगी। बीएड वालों ने ये किताब पढ़ी होगी, दिख रही है आपको। ये किताब क्या है? अधिगम हेतु आकलन। ये वही किताब है जिसमें परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है, जिसमें क्वेश्चन पेपर कैसे बने इसके बारे में बताया गया है, क्वेश्चन किस तरीके से सेट होते हैं इसके बारे में बताया गया है, एग्जामिनर को क्या क्या उद्देश्य लेकर चलना चाहिए आकलन के, उसमें लिया गया है। तो आपके पास समय है, आप इस किताब को जरूर पढ़ें, अधिगम हेतु आकलन। ये बीएड की किताब है, तो इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से आपके परीक्षण होते हैं, आपका मापन होता है, पूरा बताया गया। तो आप इस किताब को पढ़िए। ये किताब कई नाम से आती है, आकलन नाम से भी आती है और मूल्यांकन नाम से भी आती है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो सीधे आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर क्या करता है, वो सारे रूल लगाता है पेपर प्रश्न पत्र बनाने में, तो आप भी आसानी से प्रश्न पत्र को समझ पाएंगे। दूसरा आपको समझना क्या है? पाठ्यचर्या।
पाठचर्या समझने से आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको यह फायदा मिलेगा कि आप कंटेंट को समझ पाओगे। आप जो विषय वस्तु है, टॉपिक का मटेरियल है, किताब का मटेरियल है, आप उसको समझ पाओगे। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप हाई स्कूल में रहे हो, आप इंटर में रहे हो, आप ग्रेजुएशन में रहे हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे हो, या आप बीएड कर रहे हो, तो आपने क्वेश्चन अपने टीचर से जरूर पूछा होगा, सर आप ये बता दीजिए कौन से प्रकाशन की हम बुक ले लें। जैसे अब यही वाली बात आ गई कि आप आकलन और मूल्यांकन लीजिए। अब इस वीडियो के बाद कमेंट आ ही जाएगा कि सर हम किस प्रकाशन की बुक लें, हम किस राइटर की बुक लें। आप ये क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, और ये क्वेश्चन आपने अपने बीएड के दौरान या बीटीसी के दौरान या किसी एकेडमिक पढ़ाई के दौरान ही पूछा होगा कि सर हम किस पब्लिकेशन का ले लें। तो ये टीचर कहाँ से तय करता है कि आपके लिए कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है, कौन सा पब्लिकेशन अच्छा नहीं है? तो वो इसलिए तय करता है कि जब उसने बीएड करा होगा या बीटीसी करी होगी तो उसके पास भी एक बुक रही है, और वो बुक कौन सी है? पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। वो इस बुक को अच्छे से पढ़ के आया, आपने इस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा होता, इस बुक को, तो आप यहाँ पे ये बात नहीं पूछते कि सर हम कौन सी किताब के नोट्स बनाएं, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब अच्छी नहीं है। क्योंकि इस बुक में केवल एक ही चीज बताई गई है कि पाठचर्या कैसे बनती है, पाठ्य वस्तु कैसे बनती है, पाठ्यक्रम कैसे बनता है, और इनको बनाने के क्या क्या मापदंड होते हैं, अच्छी पुस्तकों के क्या गुण होते हैं, अच्छा कंटेंट क्या होता है, आप किताब लिखने वाले राइटर कैसे बनेंगे। ये सब किसमें बताया गया है? इस बुक में बताया गया है। तो आपको ये पढ़ना है पाठचर्या। क्लियर हो गया? अगला आपको क्या पढ़ना है? जो भी आपका एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में सब्जेक्ट है, जैसे आपका पीआरटी है तो पीआरटी में तो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान, जो कि 100 नंबर का आता है। केबीएस में देख लो या अन्य भर्ती परीक्षाओं में देख लो, तो वहां पे है आपको विषय का शिक्षण। इससे आपको यह पता लगेगा कि विषय के चिंतन स्तर के प्रश्न क्या होते हैं, विषय का उद्देश्य क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो विषय है वो मान के चलिए हिंदी है, एलटी ग्रेड टीजीटी का हिंदी है, तो उसको पढ़ना चाहिए हिंदी शिक्षण। ये क्या है? हिंदी शिक्षण। तो इससे आप अपने विषय के उद्देश्य, अपने विषय के महत्व को गहराई से समझेंगे। अब किसी का है एलटी ग्रेड या टीजीटी में, किसका? संस्कृत का, तो ये है संस्कृत शिक्षण। इस तरीके से आप कवर चढ़ा हुआ है इस पे। किसी का एसएसटी या एलटी ग्रेड में, तो उसको टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, एसएसटी। किसी का साइंस है तो टीचिंग ऑफ साइंस। इस तरीके से किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स का शिक्षण आपको क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। और अंतिम चीज क्या है? अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? सीखना। मैंने बताया सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा। तो सीखने के भी कई कारण होते हैं, सीखने के क्या होते हैं? तत्व होते हैं। कुछ सीखने में बाधाएं होती हैं। अगर इस चीज को समझना है तो आपको ये अधिगम एवं शिक्षण बहुत अच्छी बुक है, ये भी आपको देखना पड़ेगी। क्योंकि आपने अपने बीएड के दौरान या बीटीसी के दौरान इस किताब को नहीं पढ़ा, तभी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो इस तरीके से ये आपको किताब पढ़ना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन किताबों को पढ़िए, 4 किताबों को जरूर पढ़िए। अब कहेंगे सर विषय का शिक्षण, जो आपका एलटी या टीजीटी का विषय है वो ले लीजिए, और ये 3 जनरल किताबें हैं। अब क्या होगा? इतना काम कंप्लीट करने के बाद आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, केवीएस की, नवोदय की, एकलव्य आदर्श विद्यालय की या पीआरटी की, और जो अन्य शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी की, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अब वही बात आ गई कि आखिरकार सर हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें, हम अपने अच्छे नोट्स कैसे बनाएं कि जो हमारा क्वेश्चन आ जाए या हमारा पढ़ा हुआ व्यर्थ ना जाए। तो उससे पहले आपको ये 4 किताबें रीड करना पड़ेंगी और इससे समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। यहां पे आप खुद शिकारी बन जाओगे, आप खुद एग्जामिनर बन जाओगे। अब आप अपने टीचर से नहीं पूछोगे या हम लोगों से नहीं पूछोगे कि सर हम कौन सी किताब से पढ़ें, हम नोट्स कैसे बनाएं, हम किस तरीके से किस कोचिंग को पढ़ें। अब आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ज्ञान लेने वाले नहीं, ज्ञान देने वाले लोग बन जाओगे। अब आपको जिस आयोग का शिक्षक बनना है, जो भर्ती देखना है, तो सबसे पहले उसके 10 साल के या 6 साल के, जितने साल के हैं, पुराने साल के पेपरों को निकाल लीजिए। चूंकि आपने ये वाली किताब पढ़ी है आकलन और मूल्यांकन, तो आप जो है पैटर्न पकड़ लेंगे एग्जामिनर का। जो एग्जामिनर का माइंड है, मानसिकता है कि कितने % क्वेश्चन वो ज्ञान स्तर के लगा रहा है, कितने बोध स्तर के, कितने चिंतन स्तर के, तब आप बहुत आसानी से क्या पढ़ लेंगे, यहाँ पे ये पढ़ लेंगे कि कौन से पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं और उसका लेवल क्या है।
आप एग्जामिनर को बहुत आसानी से पैटर्न क्रैक कर लेंगे। इसके बाद आप क्या अगला मटेरियल कि अब आखिरकार क्या मटेरियल लिया जाए। तो जब आप पाठचर्या वाली किताब पढ़े होंगे तब बहुत आसानी से आपको मटेरियल को समझने के, मटेरियल को पकड़ने के गुण आ जाएंगे और आप मटेरियल सेलेक्ट कर लोगे। और जब आप अधिगम को समझ लोगे, किसको समझोगे? अधिगम को, कि अधिगम कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे? अपने नोट्स बना लोगे। और इसके बाद अंत में आपको मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, मॉक टेस्ट बनाना है। जैसे मैंने अभी मैं ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ा रहा हूं? वायुमंडल पढ़ा रहा हूं। तो मैंने बताया था कि आपको वायुमंडल में 3 चीजें होती हैं, एक ब्रह्मांड होता है, एक वायुमंडल होता है और एक आपकी रेखाएं होती हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या चीज है? सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं। तो सूर्य से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर ग्रह से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो मॉक टेस्ट बनाने में क्या होता है कि जहां से क्वेश्चन आए हैं वो तो आप कंट्रोल कर लोगे पुराने साल के पेपर से। अब सूर्य से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो जो सूर्य वाला टॉपिक है उससे आप मॉक टेस्ट बनाओ। जिस दिन आप मॉक टेस्ट बनाने लगे उस दिन एग्जामिनर और आप एक ही स्तर पे आ जाओगे। और तब क्या होगा कि आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे, आपका मन भी लगेगा, आपका फोकस भी होगा और आप किसी भी भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे बहुत आसानी के साथ। तो मुझे लगता है कि जो मेरा उद्देश्य था यहाँ बताने का, आपको उद्देश्य ये था कि सेल्फ स्टडी या स्मार्ट वर्क कैसे करें। दूसरा ये था कि आप भेड़ चाल में जो फंसे हुए हैं तो कैसे करके आप ये तय करें कि जो कोचिंग आप पढ़ रहे हो वो बेहतर है या नहीं है, जो पेड कोर्स आपने ले रखा है वो बेहतर है या नहीं है, और इसको कैसे क्लियर करें। तो हमने सीखा कि हम भेड़ चाल में अगर फंसे हुए हैं या पेड कोर्स हैं तो उसकी जो प्रमाणिकता जानना है। तो जो भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें चिंतन लेवल के क्वेश्चन बना के देखिए। अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो मामला बेकार है, मामला गड़बड़ है। तो टीचर तो वहां पे आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको अपने आप से स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगी। बस उस स्मार्ट स्टडी करने से पहले ये 4 किताबें आप पढ़ लो, आकलन मूल्यांकन, पाठचर्या, अपना टीचिंग सब्जेक्ट और अधिगम की बुक। ये पढ़ने के बाद आपके अंदर पावर आ जाएगी चीज़ों को एनालिसिस करने की। फिर जिस भर्ती परीक्षा को आपको एग्जाम देना है, मान के चलिए आपको अंग्रेजी का देना है, इंग्लिश का, ठीक है, तो आप पुराने साल के पेपर देखिए, पैटर्न समझिए, आप अपना मटेरियल सेलेक्ट करिए, फिर आप नोट्स बनाइए और इसके क्या मॉक टेस्ट बनाइए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो कैसे बनाएं, क्या करें, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि नोट्स को लेके 3 समस्याएं आ जाती हैं बहुत बड़ी कि एक नोट्स बनाया तो पता लगा आज तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, कल को हमें करना है एलटी की, तो वो टीजीटी का जो नोट्स है वो एलटी में काम नहीं आ रहा है। दूसरी समस्या ये आती है कि पहले नोट्स बनाया था किसी किताब से, अब बाद में हमको और मटेरियल मिल गया, अब हम अपना नोट्स अपडेट कैसे करें, अब तो ये नोट्स बेकार हो गया, दूसरा नोट्स काम आएगा। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है, डाउट आ जाता है कि ये नोट्स सही है या नहीं है, या इसमें आगे अपडेट क्या करा जाए, या इसको नष्ट कर दिया जाए, या इसी से पढ़ते जाए। तो ये समस्याएं आपको नोट्स को लेकर आती हैं। अगर यहाँ आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और भी अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा।